नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2, डीआरडीओ, यूपीआरवीएनएल टीजी 2, सेल, एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे, जो कि आपके आईटीआई लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इंडिया में आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सीरीज़ देखकर वहाँ बैठ जाना। दोस्तों, इस सीरीज़ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने सभी टॉपिक को कवर किया है, जो कि दोस्तों हमने सभी टॉपिक से चार चार पाँच पाँच, किसी टॉपिक से छः छः सवाल लिए हैं, जो कि दोस्तों अगर आप इस सीरीज को एक महीने फॉलो कर लेते हैं तो लगभग आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और दोस्तों पूरे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, जो कि दिया गया है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैफर विधि में, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले थोड़ा इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि दिया गया है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की सैफर विधि में रोगी को छाती के बल लिटाया जाता है, जो कि दोस्तों अभी आपको बताया गया। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए सही उत्तर दोस्तों, सबसे पहले आपको मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जो कि दोस्तों इसका राइट आंसर है। दोस्तों, यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क में से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए और उसे अधिक चोट न लगने पाए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले इसमें आप मेन स्विच ऑफ करेंगे, तभी आप उसे बचा पाएंगे। नहीं तो दोस्तों अगर आप पकड़ने जाएंगे उसे तो आपको भी झटका लग सकता है, लग ही जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। दोस्तों इसमें पहले देखते हैं कौन कौन से इसमें उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे कि अग्निशमक यंत्र उपलब्ध होने चाहिए, दोस्तों ये भी सही है। और दोस्तों रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। दोस्तों इसमें आपके सभी सही है, जो कि ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमने बोला था कि हमने सभी टॉपिक से प्रश्न लिए हैं, कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए, SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज 22 वायर mm में या का सामान्य व्यास क्या होगा। दोस्तों सही उत्तर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी 0.711 इसका राइट आंसर होगा। जबकि दोस्तों इससे तारों या केबलों का व्यास मापा जाता है, जैसे कि देख सकते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज से मापते हैं। जैसे कि 19 SWG यानी SWG 19 का व्यास जो होता है 1.016 mm होता है। और दोस्तों 20 SWG का व्यास जो होता है 0.914 mm होता है। और दोस्तों SWG का मैंने तो आपको बता ही दिया, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। चलिए अगला प्रश्न है, 90 कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ट्री वर्ग ट्राई स्क्वायर होता है, जो कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे। जैसे कि दोस्तों मैं इसमें आपको बता दूं, जैसे कि ट्राई स्क्वायर समकोण पर कसी दो धात्विक भुजाओं वाला दस्ती औजार है, जिसमें एक भुजा स्टॉक तथा दूसरी भुजा को ब्लेड कहा जाता है। जैसे कि ब्लेड की लंबाई सामान्यतः 100 mm, 150 mm और 200 mm होती है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये ब्लेड है और ये स्टॉक है, आपने इसे देखा ही होगा। अधिकतर दोस्तों जो लोहारी काम करते हैं उसके यहाँ होता ही है। चलिए अगला प्रश्न है, टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संयुक्त प्लायर का उपयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं
टर्मिनल को निकट वाले छोटे तारों और केबलों को पकड़ने और काटने मरोड़ने तथा ज्वाइंट लगाने के लिए संयुक्त प्लायर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें से सभी कार्य हो सकते हैं, इसमें से तार काट भी सकते हैं, मरोड़ भी सकते हैं, कई कार्य इसमें से होते हैं, इसीलिए इसे संयुक्त प्लायर कहते हैं, जिसे आप लोग देसी भाषा में प्लास बोलते हैं। चलिए, कूलॉम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान डैश का पालन करते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। जैसे कि दोस्तों मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि दोस्तों कूलॉम के नियमानुसार होता है F बराबर Q1 इंटू Q2 अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर डी स्क्वायर, जो कि दोस्तों इसमें से देख सकते हैं F प्रोपोर्शनल अपान डी स्क्वायर होता है, जो कि दोस्तों यही यहाँ पर दिए गए व्युत्क्रम वर्ग का नियम। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, दोस्तों इसमें भी वही होता है F बराबर G m1 इंटू m2 अपान डी स्क्वायर, इसमें भी F प्रोपोर्शनल 1 अपान डी स्क्वायर होता है, जो कि दोस्तों ये दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं कूलॉम के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियम समान व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दोस्तों, जो कि दोस्तों सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, ये काफ़ी अच्छा सवाल माना जाता है। जैसा कि दोस्तों दो प्रतिरोध R1 तथा R2 का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध 4.5 ओम तथा समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध 1 ओम है, तो दोनों प्रतिरोध होंगे। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका जो इसमें उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 ओम से लेकर 1.5 ओम और दूसरा आएगा 3 ओम आएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे निकाला जाएगा। श्रेणी क्रम में पहले दिया गया है जोड़ने पर, फिर समांतर क्रम में। दोस्तों इसमें से दोनों को हल करना है, एक फार्मूला लगा देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से a माइनस बी और a प्लस बी का मान तो दिया ही है, a माइनस बी का मान निकाल कर यहाँ पर दोस्तों दोनों को हल कर लेना समीकरण को, उसमें से R1 और R2 का मान निकल कर आ जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बताते नहीं बनेगा, नहीं तो यहाँ पर बता दें। दोस्तों अगर आपको सवाल ना आए तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको हल करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक सीधे चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ काट के आकार। दोस्तों इस पर निर्भर नहीं करता, जबकि दोस्तों क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, आकार पर नहीं करता। जैसे कि दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा। जैसे कि हम देखते हैं तापमान पर निर्भर करता, पदार्थ पर निर्भर करता है और लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस फार्मूले द्वारा इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे कि चलिए और अधिक पॉइंट जानते हैं। जैसे कि चालक का प्रतिरोध जो R चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और दोस्तों चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, शक्ति को परिभाषित करते हैं, किससे परिभाषित करते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, जो कि देख सकते हैं अब इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं इसका फार्मूला दिया गया है और इसका जो है यूनिट मान लो इकाई भी दी गई है। जैसे कि न्यूटन इंटू मीटर अपान सेकंड होता है, जो कि दोस्तों ये एग्जामों में बहुत पूछा जाता है, जूल प्रति सेकंड। जैसा कि दोस्तों और फार्मूले आपको रटे ही होंगे, ये अधिकतर आते ही रहते हैं फार्मूले सवालों में, आप इन्हें याद कर सकते हैं। P बराबर VI और P बराबर V स्क्वायर अपान R, और दोस्तों P बराबर I स्क्वायर R भी होता है। ये 3 इसके फार्मूले बनते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक के रूप में करते हैं। जैसे कि दोस्तों सिलिकॉन जर्मेनियम ये अर्धचालक होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम और कॉपर चांदी ये चालक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न, यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज उत्पन्न होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों
यह यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से वोल्टेज उत्पन्न करती है। जैसे कि दोस्तों ये पूछा जाता है आपकी एग्ज़ाम में, आप इसे याद करना। चलिए, एटॉमिक संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार निम्न में से किसका धनात्मक आवेश रहता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन का, ये इसका सही उत्तर है। जबकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन का होता है वो ऋणावेशित होता है, और दोस्तों जो न्यूट्रॉन होता है वो उसमें कोई आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अच्छे कुचालक पदार्थ निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उच्च भंजक वोल्टता होने चाहिए इसमें। चलिए, जैसे कि दोस्तों और हम जानते हैं इसमें आचालक की परावैद्युत सामर्थ्य का मान उच्च होना चाहिए इसमें, और आचालक का प्रतिरोध याता संभव उच्च होना चाहिए। आचालक पदार्थ ऊष्मा को विकिरित कर सकने योग्य होना चाहिए, और दोस्तों आचालक सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए। दोस्तों ये मजबूत भी होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत रोधन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? दोस्तों इसमें आपको बताना है कि विद्युत सामग्री मतलब विद्युत रोधन कौन सी नहीं है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसमें नाइक्रोम। इसमें दोस्तों विद्युत मान लो धारा इसमें बह सकती है, जबकि दोस्तों रबर में नहीं बहती, और न माइका में और न पीवीसी में। दोस्तों पीवीसी तार के ऊपर लगाया जाता है, जो कि दोस्तों इंसुलेशन के रूप में कार्य करता है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को डेड डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीरीज फॉल्ट कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर डायग्राम द्वारा आप देख सकते हैं, ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को सीरीज फॉल्ट भी कहा जाता है। इस अवस्था में परिपथ में धारा शून्य होती है, अर्थात सर्किट सप्लाई से अलग हो जाता है, इसलिए धारा शून्य हो जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब सर्किट से मान लो सप्लाई बाहर ही हो जाएगी तो धारा शून्य हो ही जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, संधारित्र यानी कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फैरेड होती है। जबकि दोस्तों करंट की इकाई एम्पियर होती है, और वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। प्रेरकत्व की इकाई दोस्तों हेनरी होती है। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर कुछ अच्छी जानकारी जो कैपेसिटर के बारे में दिया गया है। जैसे कि कैपेसिटर किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति है जो वैद्युतिक आवेश एकत्रित कर सके, संधारित्र यानी कैपेसिटर कहलाता है। जैसे कि यदि कैपेसिटर द्वारा विद्युत आवेश को एकत्रित करने की वोल्टता धारिता कहलाती है। जैसे कि धारिता बराबर कूलाम बटे वोल्टेज, जैसे कि C बराबर Q/V होता है। ये फैरेड, धारिता की इकाई फैरेड होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं, समांतर में जुड़े प्रत्येक 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध डैश ओम होगा। दोस्तों इसे आप हल करेंगे, देख सकते हैं फार्मूला, इस फार्मूले पर आप मान रख देंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा 1। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 1/3, 1/3, 1/3, इसे करके इसे लासा लेंगे 3/3 आएगा, तो नहीं इसे काटेंगे तो आपका 1 ओम आ जाएगा। और दोस्तों जो सीरीज में होता है वह आर टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आप जानते ही होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फ्यूज विद्युत किस प्रभाव के आधार पर काम करता है? राइट आंसर दोस्तों तापक यानी ताप पर काम करता है। जैसे कि दोस्तों हीट की यानी ऊष्मा की जो फार्मूला होता है H बराबर I² RT होता है, और फ्यूज का जो गलनांक कम रखना चाहिए इसमें, और दोस्तों फ्यूज की चालकता उच्च होनी चाहिए। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट इस पर निर्भर करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उसके पदार्थ लंबाई और व्यास पर। ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों हम और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे कि फ्यूजिंग ऊष्मा प्रभाव के कारण पर पिघल जाता है और परिपथ को क्षति से बचा लेता है। नहीं तो दोस्तों अगर फ्यूज अगर न पिघले तो आपके पूरे घर के मान लो जितनी भी, जैसे कि AC है और सारे मशीन है, जैसे कि
वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं, सभी जल सकते हैं। चलिए, जैसे कि दोस्तों इसका फार्मूला दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिपथ में लगा फ्यूज डेड डैश से सुरक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। ये तो दोस्तों कोई भी बता सकता है इसे। जैसा कि दोस्तों फ्यूज एक सस्ता सुरक्षा युक्ति होती है जो कि दोस्तों परिपथ को दोष की स्थिति से बचाता है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है, जैसे कि आप जानते होंगे। अगला प्रश्न, फ्यूज धारा यानी एम्पियर, फ्यूज की जो रेटिंग होती है एम्पियर में, फ्यूज वायर के व्यास यानी डी से संबंधित है, जिसकी परिभाषा डेड डैश है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, डी की घाते 3/2 इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों इस फार्मूले से निकाला गया है, डी बराबर फ्यूज का व्यास होता है और इसमें जो के दिया गया है वो नियतांक दिया गया है। अगला प्रश्न, डेड डैश प्रयोजन हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले एचआरसी फ्यूज को बेहतर माना जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षात्मक शॉर्ट सर्किट करंट हेतु इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए वरना डेड डैश। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्लेट सल्फिटीकृत हो जाएगी। चलिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सीसा अम्ल की बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा समय तक रखने पर इसकी प्लेटें जो होती हैं सल्फिटीकृत हो जाती हैं, जिसे पुनः चार्जिंग करने में समस्या उत्पन्न होती है। चार्जिंग अवस्था में इसका ईएमएफ जो होता है 2.1 वोल्ट होता है प्रति सेल तथा डिस्चार्जिंग अवस्था में जो होता है 1.8 वोल्ट प्रति सेल होता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उद्विकास डेड डैश उत्पन्न होने वाली एक संभावित समस्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरियों में होता है। जैसे कि दोस्तों सीसा अम्ल बैटरियों में चार्जिंग के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करती हैं, जो कि ये हानिकारक गैसें होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सीसा यानी लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहा सेल का लाभ क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसमें कम रखरखाव की ज़रूरत होती है। जैसे कि दोस्तों हम इसमें बात करते हैं, सीसा अम्ल की दक्षता अधिक होती है, जो कि दोस्तों लेड एसिड की जो दक्षता होती है 90 से 95% तथा निकिल लौह यानी निकिल लौह सेल की दक्षता कम होती है, जैसे कि 72 से 80% होती है। जैसे कि दोस्तों सीसा अम्ल सेल का मूल्य कम तथा निकिल लौह सेल का मूल्य अधिक होता है, ये भी एक अंतर होता है। अगला प्रश्न, सीसा अम्ल सेल का ईएमएफ चार्जिंग के दौरान 2.1 वोल्ट होता है तथा निकिल लौह सेल का ईएमएफ 1.2 वोल्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न है, हम एक सेल की क्षमता को कैसे मापते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा यानी एम्पियर इंटू आवर यानी घंटा, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों सेल की क्षमता को एम्पियर घंटा से व्यक्त किया जाता है, इसकी इकाई जो होती है एम्पियर घंटा होती है। दोस्तों आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों इस सीरीज को देखकर बैठ जाना, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम इसमें पूरा डिटेल कर रहे हैं, कोई भी प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता। दोस्तों जो यूपी आर्मिनल TG2 का जो एग्ज़ाम आ रहा है, यहाँ पर से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। दोस्तों जो भी आपके पास जो भी टाइम है उसने समय में इन सारी सीरीज को देख लो, तो आपसे कम से कम अगर 8-10 सीरीज देख लेते हैं तो मान लो तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और दोस्तों DRDO के लिए तो ये तो अति महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों, वहाँ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं, 3 फेज डेल्टा संयोजित शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में शक्ति निम्न में से किस विकल्प द्वारा दर्शाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, √3 VL × IL यानी वोल्टेज लोड और धारा लोड, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 फेज डेल्टा संयोजित में शक्ति यानी पावर जो है
√3 VL इंटू IL cos फाई एक्टिव पावर है। जैसे कि दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है तो शक्ति गुणांक cos फाई बराबर 1 होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप दिया गया है फार्मूला। अगला प्रश्न, भारी 3 फेज मोटर वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को डेड डैश आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 फेज 3 तार की आपूर्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें 3 फेज तार RYB यानी लाल, पीला और नीला होते हैं। जैसे कि दोस्तों यह मोटर वेरी रोबस्ट मोटर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सवाल है हमारी क्लास में दोस्तों कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें, वीडियो को रोककर इन सवालों को लगाया करें। दोस्तों हमारी क्लास में बहुत सारे सवाल आते हैं, कोई भी अपनी क्लास में इतने सवाल नहीं कराता होगा जो जितनी सवाल हम कराते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में सवाल बनते ही हैं। अगर बनते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे तो मान लो आपके लिए दिक्कत ही होगी। दोस्तों एक ही नंबर से कई लोगों का मान लो एक ही नंबर से कई रैंक आगे पीछे हो जाती है। इसीलिए दोस्तों सभी सवाल करना आपको अनिवार्य है और सभी प्रश्न पढ़ना भी अनिवार्य है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, तभी आपके समझ में पूरी जानकारी आएगी। चलिए अगला प्रश्न है, एक पंखा 0.75 शक्ति गुणक पर 230 वोल्ट और AC आपूर्ति से 350 मिली एम्पियर का कर्षण करता है तो पंखे द्वारा ली गई वास्तविक शक्ति की गणना करें। राइट आंसर दोस्तों आप इसमें हल करेंगे, इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है जो कि मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60.375 वाट इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप हल नहीं कर पा रहे हैं तभी देखें इसे, वरना देखें मत। अगला प्रश्न है, एक संतुलित स्टार संयोजित परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0 होगी। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं स्टार ही में दोस्तों संतुलित स्टार कनेक्टेड परिपथ में न्यूट्रल में धारा का मान 0 होता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर और फार्मूले देख सकते हैं, न्यूट्रल धारा बराबर दिया गया है। न्यूट्रल में जो होती है उसमें धारा नहीं बहती। जैसे कि दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से फेज वोल्टेज को किसके बीच मापा जाता है। दोस्तों फेज वोल्टेज जो है लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य मापते हैं। जैसे कि दोस्तों और इसमें अदर पॉइंट देखते हैं, जैसे कि जो अगर हमें लाइन वोल्टेज मापना है तो लाइन वोल्टेज का मापन लाइन एवं लाइन के बीच मापा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो कि देख सकते हैं, किसी परिपथ का शक्ति गुणांक किसके द्वारा दर्शाया जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पावर फैक्टर मीटर द्वारा दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, किसी परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर मीटर द्वारा दर्शाया जाता है। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से फेजो यानी RYB के सही क्रम ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी रेड येलो ब्लू का प्रयोग करते हैं फेज के लिए। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसमें आपको बताना है न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, इसे स्टार कनेक्शन से ही प्राप्त किया जाता है, जबकि दोस्तों डेल्टा में नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है, स्टार कनेक्शन द्वारा न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है तथा डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, एक परिपथ में यदि रिएक्टेंस का मान 0 है तब शक्ति गुणक का मान होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इकाई होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक AC परिपथ में यदि रिएक्टेंस का मान 0 है तब शक्ति परिपथ का मान होगा क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि पावर फैक्टर R/Z होता है तो R तो ऊपर रख दिया गया है, Z का मान दोस्तों प्रतिबाधा जो होती है रूट में R² + X², जो कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर X का मान हमने 0 रख दिया तो यहाँ पर R आया, √R आया तो R निकाल लेंगे तो 1 कट जाएगा तो पावर फैक्टर जो होगा 1 आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इकाई सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगर कोई भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पर उसे पूछ लिया करें, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। चलिए, जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के
युग्मन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संयोजन युग्मन का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूसंपर्क तार किससे बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनाइज्ड स्ट्रैंड स्टील से। अगला प्रश्न है अच्छे भूसंपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोयले और लवण का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे, इसमें अर्थ के लिए जो भरते हैं प्लेट के साथ उसे कोयला और नमक भरा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जो कि निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संपर्कन की जरूरत नहीं है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर। यानी दोस्तों उसमें की बॉडी ही प्लास्टिक होगी तो उसमें कहाँ करंट प्रवाहित होगा। जैसे कि दोस्तों इसका प्रयोग जब हम करते हैं, जैसे कि गीजर में करते हैं, प्रशीतक में करते हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की बॉडी में करते हैं, इसमें करते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी इसमें नहीं करते हैं। चलिए, जैसे कि दोस्तों और हम इसमें बात करते हैं, जिस उपकरण का डिवाइस से बॉडी का इंसुलेशन उच्च होता है तथा कम रेटिंग होते हैं तो उसे किसी प्रकार के भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फैन, रेगुलेटर, एमसीबी स्विच इत्यादि में अर्थ का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न, सभी डेड डैश के लिए डबल अर्थ जरूरी है? राइट आंसर दोस्तों मोटर के लिए दोस्तों डबल अर्थ जरूरी है। एमसीबी और स्विच एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, इसे किसी भी प्रकार के अर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। संधि डायोड में दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, व्युत्क्रमी अभिनत में वृद्धि के साथ अवक्षय संधारिता घटती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ी व्याख्या देखते हैं, काफ़ी बड़ा सवाल है ये। संधि डायोड में व्युत्क्रम अभिनति में वृद्धि के साथ अवक्षय धारिता घटती है क्योंकि रिवर्स वोल्टेज में वृद्धि के साथ अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। ये कुछ इसका पॉइंट था, इम्पोर्टेंट है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थों का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों अर्धचालक के लिए करते हैं, जो कि दोस्तों इसमें जिसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। इनकी डोपिंग करके डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, डायक आदि इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र बनाए जाते हैं। जैसे कि सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 14 होता है, इसका जो विन्यास यहाँ पर देख सकते हैं। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है, इसका भी विन्यास आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जब डायोड का अग्र बायस है तो डेड डैश के समान होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक ऑन स्विच होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी आप तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक तरंग डिस्टकारी की डिस्टकरण क्षमता डेड डैश होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 40.6% होती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डायग्राम द्वारा समझाया गया, आप इसे देख लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी सेतु डिस्टकारी में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें 4 डायोड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर है, इसे दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में भी जानते हैं। और दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर में दोस्तों उसमें एक डायोड होता है। इसमें 4 ब्रिज रेक्टिफायर में है, इसमें दोस्तों 4 डायोड प्रयोग करते हैं, यहाँ पर जैसे कि दिया गया। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका, एक नियंत्रित रेक्टिफायर सर्किट के लिए निम्नलिखित में से किस का उपयोग नहीं किया जाता? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डायोड का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कि दोस्तों डायोड का उपयोग एक नियंत्रित रेक्टिफायर के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का नियंत्रित टर्मिनल नहीं होता है। जबकि दोस्तों एससीआर, मॉसफेट, आईजीबीटी में गेट नियंत्रित टर्मिनल का कार्य करता है। ये दोस्तों कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया, पूरा प्रश्न नहीं दिखता। अगला प्रश्न है, जब एक स्टेप इनपुट एक आउटपुट एम्पियर इंटीग्रेटर को दिया जाता है तो आउटपुट होगा?
राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक रैप होगा, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी अधिक जानकारी आप खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं इसका डायग्राम द्वारा आप समझाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल डेड डैश से जुड़ी होती हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज यानी श्रृंखला में जुड़ी होती हैं। चलिए दोस्तों, और दोस्तों इसमें हम बात करते हैं इंटरपोल की वाइंडिंग मोटे तार एवं मुख्य पोल की तुलना में कम लपेटे वाली होती है। यह कम्यूटेशन के कारण उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल उदासीन करता है, जिससे स्पार्किंग की मात्रा बहुत घट जाती है और मशीन की दक्षता 25 से 30% तक बढ़ जाती है। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अगला प्रश्न, दाब का कर्षण प्रवर्धक डेड डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सम हार्मोनिक को कम करता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। सही उत्तर दोस्तों मॉसफेट एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं मॉसफेट की डिप्लीशन तथा एनसमेंट दोनों मोड प्रचलित किया जा सकता है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना अधिक होता है। डिप्लीशन तथा एनहेंसमेंट दोस्तों आप पढ़ लेना, कम पढ़ने आता, मुझसे बन नहीं रहा। मॉसफेट दोनों में चैनल की चालकता अर्धचालक पर एक इंसुलेटर SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड में प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र द्वारा चैनल में आवेश पारित होता है। प्रेरित आवेश की मात्रा गेट पर प्रयुक्त विभव पर निर्भर करती है। ये कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम में संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समान आपूर्ति की स्थिति में भी कार्य करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी डिवाइस में उच्चतम धारा और वोल्टेज रेटिंग है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, IGBT। दोस्तों इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर डिवाइस में उच्चतम धारा और उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है। जैसे कि IGBT में 3 टर्मिनल यानी CE और G, जबकि G एमीटर वोल्टेज को अप्लाइड करता है और तब धारा कलेक्टर से एमीटर में बहने लगती है। यह PT लेयर एडिशन कार्य करती है विद, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। ये इसका दोस्तों ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे आप पढ़ लेना, जो कि मैंने आपको बता दिया कुछ जो इम्पोर्टेंट था। अगला प्रश्न है, दिए गए फ्लिप फ्लॉप परिपथ का तर्क व्यवहार है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप फ्लॉप इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप इसका सही उत्तर है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप में टॉगल या चेंज स्टेट की योग्यता होती है और फ्लिप फ्लॉप की इनपुट को टी फ्लिप फ्लॉप बनाया जा सकता है। फ्लिप फ्लॉप ट्रूथ टेबल होती है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों ये सवाल जो है कोई कराता नहीं है दोस्तों, इसमें ले लिया गया है, कोई कराता नहीं है, जो कि इसमें मैंने आपको इन सवालों को बताया है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछे जाते। बाइनरी संख्या 11011 का डेसिमल तुल्यांक डेड डैश है। दोस्तों इसे जैसे कैसे हल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 1 गुणे 2 की घाते 4 और प्लस 1 गुणे 2 की घाते 3, इस प्रकार हल किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मान जो आएगा ऑप्शन नंबर डी 27 आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका दिया गया है 26 सबिक्स में 10 को बाइनरी पद्धति में लिखा जाता है। दोस्तों इसे
देख सकते हैं इसे भाग विधि द्वारा किया जाता है। इसमें जो बगल में जो संख्याएं आती है, जो शेष बचता है और जिसमें शेष नहीं बचता उसे जीरो लेते हैं। जैसे कि इसमें 2 ही से भाग दिया जाता है, जैसे कि इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर, इसमें भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी डिस्ट्रीब्यूशन बेस को फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए, जो बोर्ड होता है। अगला प्रश्न, स्विच बोर्ड को फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। दोस्तों इसमें जो दिया गया है आंसर, इसका तो आयोग ने 2 माना था, जो कि दोस्तों इसका आंसर आयोग ने 2 माना था। बाकी दोस्तों आंसर इसका होता है 2.5 होता है। ये तो दोस्तों उसमें चला गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोनस मार्क गया होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे सुरक्षित वायरिंग है? सही उत्तर दोस्तों आप सभी को पता होगा, कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है। जैसा कि दोस्तों इसमें कंड्यूट पाइप में पीवीसी या वीआईआर लगाकर किया जाता है। इसमें बैंड, एल्बो, सैंडल आदि लगाई जाती हैं। यह वर्कशॉप, सिनेमा घर आदि में लगाई जाती हैं। ये कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न है, न्यूट्रल हेतु वायरिंग में प्रयुक्त तार का रंग होता है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे न्यूट्रल में काला होता है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं, और जो फेज में होता है लाल, पीला, नीला, आप सभी जानते होंगे फेज वालों को भी। और दोस्तों जो अर्थ होता है, वो अर्थ जो होता है वो हरे रंग का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जब किसी स्थापन में 10 एम्पियर का प्रवाह रिसाव लीकेज धारा हो तो प्रवाह को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों किसी भी स्थापन में लीकेज धारा 1/5000 से अधिक नहीं होना चाहिए। लीकेज धारा का मान जितना कम होगा, स्थापन के लिए सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी। ये कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं, एक मशीन के कोर के लिए पटलिट निर्माण का उपयोग डेड डैश को कम करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, एक मशीन कोर के लिए पटलिट का उपयोग भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। डीसी मशीन के आर्मेचर कोर लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील द्वारा किया जाता है, जिसकी मोटाई जो है दोस्तों 0.35 mm से लेकर 0.50 mm तक होती है, और लेमिनेशन वार्निश द्वारा एक दूसरे से विद्युत रोधित रहती हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया सवाल है दोस्तों, आप इसे हल जरूर करें। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, 4 पोल लैप कुंडलित डिस्क धारा शंट जनरेटर में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली में, जिनमें प्रत्येक 0.004 ओम के आर्मेचर प्रतिरोध क्या है? दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.055 ओम निकल कर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हल किया गया है और फार्मूला भी दिया गया है, आप यहाँ पर रखकर हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, डिस्क धारा मशीन के दिक परिवर्तक खंड यानी कम्यूटेटर खंड से बने होते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कठोर कर्षित तांबा यानी हार्ड ट्रांस तांबे से बने होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न जानने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे कि दोस्तों कम्यूटेटर डीसी मशीन के आर्मेचर शाफ्ट से जुड़ा रहता है। इसे मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि दोस्तों एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में बदलता है। कम्यूटेटर से ब्रशेस जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक दिक परिवर्तक में खंडों की संख्या डेड डैश की संख्या के बराबर होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर कुंडली के बराबर होती है। जैसा कि दोस्तों डीसी मशीन में आर्मेचर उसका घूमने वाला भाग होता है, इसमें वाइंडिंग होती है, और कम्यूटेटर आर्मेचर शाफ्ट से जुड़ा रहता है, जो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है और मैकेनिकल रेक्टिफायर का कार्य करता है।
या दोस्तों एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलता है। दोस्तों आर्मेचर सेगमेंट की संख्या बराबर आर्मेचर कॉइल होती है। अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका दिया गया है, अंतराध्रुव यानी इंटरपोल का मुख्य कार्य डिस्ट धारा यानी डीसी मोटर के भारित होने पर ब्रश और दिक परिवर्तक यानी कम्यूटेटर के बीच डेड डैश को कम करना होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्प्लिगन इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैंने एक बार बताया है जो कि दोस्तों ये शायद रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न, एक डीसी धारा मोटर में एक डीसी बला घूर डेड डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्रश और दिक परिवर्तक यानी कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों कम्यूटेटर में मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य बाई डायरेक्शनल सिग्नल को अनडायरेक्शनल सिग्नल में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्री स्विच अपकेंद्री पंप दोस्तों अपकेंद्री पंप। यद्यपि शंट मोटर का प्रयोग लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंखा, ब्लोअर, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, डिस्क धारा सीरीज मोटर जब अतिचालित होती है तब। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भार हटने पर अतिचालित होती है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सवाल है, पेन कापी उठाइए और इस सवाल को हल कीजिए। चलिए हम आपको इसे बताते हैं। जब एक क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध 2 ओम, सप्लाई वोल्टता 100 वोल्ट तथा गति 500 आरपीएम है तो तब एक डीसी शंट मोटर की सप्लाई धारा का पता लगाइए। पश्च ईएमएफ स्थिरांक 0.18 वोल्ट प्रति आरपीएम है। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपको जो उत्तर निकल कर आएगा 5.5 एम्पियर निकल कर आएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला दिया गया है शंट मोटर के लिए, और दोस्तों शंट धारा जो निकालनी होती है V/R, शंट में जो होता है प्रतिरोध, इसमें इस फार्मूले पर रख कर दोस्तों सप्लाई धारा निकाल लेते हैं। जैसे कि लोड धारा बराबर आर्मेचर धारा प्लस शंट धारा, इसे निकाल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इस फार्मूले पर आप मान रख देंगे तो आपका मान निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दोस्तों कुल धारा बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.5 एम्पियर, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डेड डैश मोटर की गति व्यवहारिक रूप से स्थिर है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शंट मोटर। शंट मोटर में इसकी गति लगभग स्थिर रहती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उपयोग स्थिर गति के कार्यों में किया जाता है, जैसे कि खराद मशीन, पानी के पंप, कपड़े तथा कागज की मिल इत्यादि। जहां पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है वहां पर सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों जहां पर उच्च बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है वहां पर सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों वैद्युत संकर्षण, ट्राम मार्ग, हाईएस्ट लिफ्ट और रेलवे भी करते हैं दोस्तों। जहां पर अकस्मात यात्रिक लोड बढ़ता हो वहां पर प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खुला नहीं होना, मतलब खुला नहीं रखा जा सकता सेकेंडरी परिपथ को। चलिए जैसे कि दोस्तों इस फैक्ट से दोस्तों डिस्क्रिप्शन से और इसकी जानकारी क्लियर करते हैं। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को खुला नहीं रखना चाहिए। खुला होने पर द्वितीय कुंडलन में अति उच्च वोल्टता उत्पन्न होगी जो वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक होगी। इसके साथ ट्रांसफार्मर का क्रोड भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगा। ये कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम देखते हैं फिर से एक बार
विभव ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी में लपेटों की संख्या यानी वर्तनों लपेटों एक ही होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी को उच्च विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, पावर ट्रांसफार्मर की लौह क्रोड में पटलन करने के लिए प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा हानियाँ, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हिस्टैरिसीस हानिया का फार्मूला और ये भंवर धारा हानिया का फार्मूला दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली का हमेशा बंद क्लोज्ड रखा जाता है, यानी बंद रखा जाता है। सही दोस्तों, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा यानी करंट ट्रांसफार्मर में करते हैं, जो कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बैटरी संतुलन परिपथ यानी बैटरी बैलेंसिंग सर्किट में वृद्धि वृद्धि करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैटरी के जीवन काल में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जल होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिलिका जल होता है। जैसा कि दोस्तों ब्रीदर के द्वारा शुष्क वायु ट्रांसफार्मर में पहुंचती है और शुद्ध सिलिका जल का रंग नीला तथा आर्द्रता शोषित यानी जब वो नमी को सोख लेता है, पहले तो नीला होता है, जब नमी को सोख लेता है तो सिलिका जल का रंग गुलाबी हो जाता है, जबकि दोस्तों खराब हो जाती है। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम आपके एग्ज़ाम को देखते हुए इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हैं और दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, जो कि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम में हूबहू ये सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, ट्रांसफार्मर की आयल की परावैद्युत सामर्थ्य डैश प्रति एमएम होने की अपेक्षा की जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 केवी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, KWH मीटर को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटिंग उपकरण के रूप में करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी मीटर इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि दोस्तों मीटर एसी एनर्जी को मापता है, तो यह वाट आवर मीटर कहलाता है। जबकि दोस्तों एसी एनर्जी को जो मापता है यह वाट आवर मीटर कहलाता है। और दोस्तों जब मीटर डीसी एनर्जी को मापता है तो यह एम्पियर आवर मीटर कहलाता है। दोस्तों इंडिकेटिंग उपयंत्र जो हैं वोल्ट मीटर, अमीटर और वाट मीटर होते हैं। अगला प्रश्न, रोधन परीक्षण के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट जानते हैं, दिष्ट धारा का मान और दिशा नियत रहती है, इसलिए इसकी आवृत्ति शून्य होती है। दिष्ट धारा को सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर आदि में प्राप्त किया जाता है। दोस्तों डीसी जो करंट होता है सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त करते हैं। जैसे कि दोस्तों डीसी धारा का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओम होती है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं आप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और तो आप जानते ही होंगे फैराड धारिता की इकाई होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश पर घूर्णन करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करता है। अगला प्रश्न है आपका, 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट दिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा के प्रयोग से धारा 1/3 कम हो जाती है। और दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग जो है
5 से 20 HP तक की प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो DOL स्टार्टर होता है यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग 5 HP तक की मोटरों के लिए किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है 20 HP से अधिक मोटरों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न सवाल है 900 RPM पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 चरण प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर फार्मूले पर रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90% होगी दोस्तों, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दक्षता निकालने का फार्मूला होता है NR/NS गुणित 100। यहाँ पर रख देंगे तो आपका 90 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका DOL स्टार्टर प्रचालित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्धचालक उपलब्ध होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न जो कि दिया गया है 3 फेज 3 HP और 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की लोड धारा होगी लगभग। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 एम्पियर होगी, जो कि दोस्तों देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तुल्यकालिक गति से कम होती है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जिस घूर्णी गति पर किसी 3 फेज प्रेरण मोटर की स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है उसकी तुल्यकालिक गति कहलाती। इसका मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी तथा स्टेटर पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है, जैसे कि दोस्तों इस फार्मूले द्वारा आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुना होती है, जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बाकी वही जानकारी है जो कि हमने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर आवश्यकता होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिजली की घड़ी में जो मोटर होती है उसकी कम रेटिंग की आवश्यकता होती है। चलिए जैसे कि दोस्तों बिजली की घड़ी के लिए शेडेड पोल एकल फेज तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दिया गया है एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी एकल कला यानी सिंगल फेज मोटर उपलब्ध है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छादित ध्रुव यानी शेडेड पोल इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं छादित ध्रुव एकल यानी शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर की गति सबसे कम तथा यूनिवर्सल मोटर की गति सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आप केंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो है प्रारंभिक वाइंडिंग होती है वो सीरीज में संयोजित की जाती है, जो कि सीरीज में जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न, प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे से जंपर तार की मदद से जोड़ा जाता है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक ऐसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है वह। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हिस्टैरिसीस मोटर कहलाती है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है हिस्टैरिसीस मोटर लगभग तुल्यकालिक मोटर के समान होती है। हिस्टैरिसीस मोटर में DC सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, चित्र में दिया गया है, इसमें आपको बताना है ये कौन सी मोटर का चित्र दिया गया है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको बताना है इसमें कौन सी ये मोटर बनी हुई है। चलिए हम बताते हैं आपको, ये दोस्तों रिपल्सन मोटर होती है। चलिए देख सकते हैं आप इसका सही ढंग से डायग्राम। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे कि यह कम्यूटेटर युक्त सिंगल फेज मोटर होती है जिसमें ब्रश जंपर तार एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट रहते हैं। इसका बल आघूर्ण उच्च होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाली फील्ड होती है उसे रोटर डेड डैश पर चलता है। सही उत्तर दोस्तों धीमी गति में चलता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं धीमी गति में जो चलता है
यह रोटर सेलिएंट टाइप का होता है जो कि धीमी गति से चलता है, जिसका व्यास जो है अधिक तथा अच्छी लंबाई कम होती है। इसकी गति 100 आरपीएम से लेकर 1500 आरपीएम तक होती है। इसमें ध्रुवों की संख्या अधिक होती है, जबकि दोस्तों ध्रुव का जो फार्मूला जो दोस्तों इसमें से ध्रुव निकाल सकते हैं, n बराबर 120F/P होता है। दोस्तों ये फार्मूला आपको सभी को रट ही गया होगा। और दोस्तों जिसमें उच्च गति प्राप्त करनी हो तो उसे उच्च गति प्राप्त करने के लिए रोटर के नॉन सेलिएंट या बेलनाकार रोटर कहा जाता है। यानी उच्च गति प्राप्त करना हो तो आपको नॉन सेलिएंट यानी या बेलनाकार रोटर का प्रयोग करते हैं। इसकी अच्छी लंबाई जो होती है अधिक तथा व्यास कम होता है। इसकी जो गति होती है 1500 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम तक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रोटर में किस स्लॉट को इसकी उच्च परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी हुई होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार पोल प्रकार के रोटरों में इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप पढ़ लेना। जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन कम होता है जब लोड सर्किट में डेड डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, घटता हुआ पावर फैक्टर इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि हम देखते हैं इसमें दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर धनात्मक होता है। वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक, ऋणात्मक व जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पर हो सकता है। जैसे कि दोस्तों वोल्टेज विनियमन बराबर नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड गुणे 100 इसका फार्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि देख सकते हैं, एक सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि दोस्तों इसमें वोल्टता विनियमन बराबर EB माइनस V अपान V गुणे 100 फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है आपका, उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जब एक सिंक्रोनस मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होती है? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों इसका सही उत्तर रनिंग टॉर्क होता है, जो कि दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉक्ड रोटर टॉर्क होता है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉक्ड रोटर टॉर्क सही उत्तर है। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। जैसे कि दोस्तों दिया गया, सिंक्रोनस मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित टॉर्क को लॉक्ड रोटर टॉर्क कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, जब सिंक्रोनस मोटर को तुल्यकालिक गति के पास तक घुमाकर क्षेत्र को उत्तेजित किया जाता है तो यह स्टेटर की विपरीत ध्रुवता वाले गति घुर्डी क्षेत्र के साथ लॉक हो जाता है, जो रोटर की गति के लिए आवश्यक बलाघूर्ण विकसित करता है, जिसे लॉक्ड रोटर घूर्ण कहा जाता है। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि दोस्तों इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विचलन, फिसलन, स्लिप इसका सही उत्तर है। चलिए जैसे कि दोस्तों स्लिप का फार्मूला देख सकते हैं, S बराबर NS माइनस NR सही इसका फार्मूला है। तीन फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? सही उत्तर दोस्तों इसको आप हल करेंगे तो आपका उत्तर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 RPM इसका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों फार्मूला है। ये फार्मूले पर मान रख देंगे आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजित यानी एक्साइटेड होकर चल रही है तो शक्ति कारक डेड डैश होगा। सही उत्तर अग्रगामी होगा इसका सही उत्तर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अधिक जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम कुछ जानकारी लेते हैं, जैसे कि तुल्यकालिक मोटर सदैव अग्रगामी शक्ति गुणक पर चलती है तथा कम उत्तेजित अवस्था में यह पश्चगामी शक्ति गुणक पर चलती है। तुल्यकालिक मोटर एक यानी सिंक्रोनस मोटर एक स्थिर गति पर चलने वाली मोटर होती है। इस मोटर को पश्चगामी शक्ति गुणक, अग्रगामी शक्ति गुणक, इकाई शक्ति गुणक के
किसी भी मान पर इसके उत्तेजन को बदल कर चलाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक 8 पोल वाले तरंग वेव वाइंडिंग में जुड़े डीसी मशीन के आर्मेचर में कितने समांतर पथ होते हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 पथ होते हैं। जैसे कि दोस्तों वेव में हमेशा 2 ही होते हैं, जबकि दोस्तों लैप में समांतर पथों की संख्या और पोलों की संख्या बराबर होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगर पोल पिच 8 है और पोलों की संख्या भी 8 है तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64 होगी। जैसे कि दोस्तों सिंपल सा है, स्लॉटों की संख्या बराबर पोलों की संख्या गुणे पोल पिच, इसमें मान रख देंगे तो 8 गुणे 8 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न मीट्रिक प्रणाली में एसई तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यास एमएम में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंतःपरत अचालक होता है। दोस्तों इसमें देखते हैं क्या अचालक होता है। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैटराइट पेपर इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसा कि इसका कुछ फैक्ट देखते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट आदि से बचाने के लिए लैटराइट कागज का प्रयोग किया जाता है। यह एक इंसुलेटर पदार्थ होता है जो विद्युत का अचालक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों नियॉन लैंप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब लैंप से संबंधित प्रश्न आ गए हैं, जो कि दोस्तों देखते हैं हम। सजावट और विज्ञापन के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। नियॉन लैंप को कोल्ड कैथोड लैंप भी कहा जाता है। इनकी दक्षता 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। ये लैंप लाल रंग का प्रकाश देते हैं। अगला प्रश्न, दाबिक ग्लास लैंप की सामान्य अपेक्षिक वायु कितनी होगी? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 200 घंटे इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों जबकि सोडियम वाष्प लैंप की आयु 3000 घंटे तक तथा प्रतिदीप्त ट्यूब की आयु 7500 घंटे तक होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप का प्रकार क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैलोजन इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, हैलोजन लैंप उद्दीप्त लैंप के परिवार का एक लेटेस्ट मेंबर है, यानी सदस्य है। इसकी दक्षता जो है 22 ल्यूमेन प्रति वाट से लेकर 33 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। हैलोजन लैंप जो 5 किलोवाट तक रेटिंग के बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, लैंप की दक्षता डेड डैश में व्यक्त की जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूमेन प्रति वाट में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डेड डैश प्रकाश के ऊपर की ओर होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 90% इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष प्रणाली में 90% प्रकाश ऊपर की ओर चला जाता है तथा 10% प्रकाश सतह पर पड़ता है। अगला प्रश्न, धातु फिलामेंट लैंप की सीधी क्वाइल यानी वाइंडिंग कुंडली की हुई धातु की तार होती है जिसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों फिलामेंट कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, धातु के फिलामेंट अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे कि दोस्तों जिस प्रकार का बल्ब कोई भी प्रकार का हो सकता है, उसमें दोस्तों अलग अलग फिलामेंट हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप भाग इसके देख सकते हैं, कैप पिन, कैप स्तंभ, कार्बन फिलामेंट और कांच का बल्ब देख सकते हैं। चलिए और इसमें पॉइंट देखते हैं, जैसे कि कार्बन फिलामेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप इसमें आ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों तंतु लैंपों के गुण जो होते हैं, गलनांक बिंदु जो होता है उच्च होना चाहिए और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध तथा वाष्प दाब निम्न होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप कम दबाव पारा निर्वहन ट्यूब है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों देखते हैं, ऑफिसों में, घरों में, उद्योगों में, हॉस्पिटलों में, अन्य प्रतिष्ठानों जहां अच्छी रोशनी की आवश्यकता होती है एवं कम पावर खर्च करने की अधिक रोशनी पर प्राप्त हो, वहां पर उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये प्रायः 20 वाट और 40 वाट
के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? सही उत्तर दोस्तों ल्यूमेन इसका सही उत्तर है। इसे दोस्तों एफ या फाई से व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई जो है ल्यूमेन होती है। एक ल्यूमेन फ्लक्स का लगभग मान जो होता है 0.0016 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है इल्यूमिनेशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों दीप्ति मापी यानी फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। और दोस्तों यह फोटो डायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनाने से निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जाता है? सही उत्तर दोस्तों वायु दबाव द्वारा रोकते हैं। जैसा कि दोस्तों तेल का दबाव जो है आर्क को बुझाने में आयल सर्किट ब्रेकर में किया जाता है, जबकि दोस्तों रिले का प्रयोग जो है ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आदि में किया जाता है। चलिए ये थे दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न, किसी निश्चित लंबाई के लिए पीवीसी कंड्यूट की तुलना में धात्विक कंड्यूट है? सही उत्तर है वजन से भारी होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को डैश डैश अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सामान्य तथा असामान्य इसका सही उत्तर है। सर्किट ब्रेकर जो है ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को सामान्य तथा असामान्य अवस्था में जोड़ने तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। अगला प्रश्न, सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर दोस्तों परिपथ के तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजकों को ठंडा करना इसका कार्य है। चलिए दोस्तों अधिक जानकारी खुद से चेक कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न, एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 750 डिग्री सेल्सियस से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न सवाल है 1000 वाट 300 वोल्ट विद्युत केतली को 15 एम्पियर्स प्लग सर्किट में संयोजित किया जाता है और संयोजक केबल भी 15 एम्पियर्स धारा वहन क्षमता का प्रयोग किया जाता है, तो इस उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का मान क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5 एम्पियर्स आ जाएगा। दोस्तों इसे फार्मूले पर सीधा रख देना है, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। P बराबर VI होता है, हमें I बराबर निकालना है जो कि दोस्तों हल दिया गया है। अगला प्रश्न, विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक है? सही उत्तर दोस्तों चीनी मिट्टी इसका सही उत्तर है। चलिए बाकी दोस्तों ये सभी विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक चीनी मिट्टी है, जबकि दोस्तों किसी प्रतिरोध तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है जो कि वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और और प्रतिरोधी तार गर्म हो जाता है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न, एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केवल कुछ ओम यानी कुछ ओम या शून्य या 10 से कम होता है ये। अगला प्रश्न, यदि एक सिंगल फेज 230 वोल्ट और 48 इंच छत के पंखे को 120 वोल्ट पर प्रचालित किया जाए तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी या धीमा चलेगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का एक उदाहरण है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पवन इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर, जैसे कि दोस्तों आने वाले समय में जिसके समाप्त होने की शंका होती है ये परंपरागत होते हैं, जैसे कि यह लगातार प्राकृतिक में बना रहता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें देखते हैं जैसे परंपरागत में कोयला डीजल पेट्रोल होता है, जबकि दोस्तों गैर परंपरागत में दोस्तों पवन ऊर्जा सोलर ऊर्जा ये सभी होते हैं। दोस्तों यह लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि दोस्तों यह लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे कि सौर ऊर्जा है उसे रात में कहाँ चलाया जा सकता है, इसलिए इसमें अंतर होता है। इससे इन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी भी यंत्र का पावर लाइनों में न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? सही उत्तर है 10 फीट इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों सवाल है, इसे आपको हल करना है। प्रति मिनट 1.5
मीटर क्यूब पानी को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाने वाले एक पंप को एक 220 वोल्ट डीसी मोटर चलाता है। यदि कुल दक्षता 72 है तो इसकी सप्लाई में लिया गया करंट लगभग कितना होगा। मान लें कि 1.5 एम क्यूब यानी मीटर क्यूब पानी का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 31 एम्पियर आएगा। दोस्तों कुछ नहीं, आउटपुट पावर बराबर दोस्तों इसमें मान रख देना है फार्मूले पर, आपका जो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर जो आ जाएगा 31 एम्पियर सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको फिर से दिखा दूं, अगर आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो यहाँ से देखकर जरूर हल करें। अगला प्रश्न, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन को डाल सकते हैं, मैं उसे हल करके, मान लो क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं आपको हल करके बता दूंगा। निम्नलिखित में से क्या किसी संचरण लाइन के कंडक्टर को पोल से अलग करता है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डिस्क कुचालक इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बाकी दोस्तों आप देख लेना। अगला प्रश्न है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति विद्युत प्रणालियों पर डैश प्रभाव डालती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चालक का संचारण करके इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों कोरोना वोल्टेज इसमें जो संबंध होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न सवाल है दोस्तों 208/120 वोल्ट 3 फेज 4 तार विद्युत प्रणाली के ड्रिप लूप का सबसे निचला बिंदु पैदल यात्री फुटपाथ के ऊपर न्यूनतम कितनी होगी जो इससे कम नहीं हो सकती है। दोस्तों सही उत्तर है दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, स्टे तार में किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है एग प्रकार का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में किसी आवासीय परिसर हेतु सामान्य शक्ति वितरण प्रणाली में 2 फेजों के मध्य वोल्टता डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 400 वोल्ट इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हम बात करें 2 फेजों के मध्य जिन्हें लाइन वोल्टेज कहा जाता है वो वोल्टता 400 होती है, जो कि जबकि दोस्तों एक फेज न्यूट्रल के मध्य वोल्टता जो होती है वो 230 वोल्ट होती है। अगला प्रश्न, एक उपकरण जो निश्चित प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तनशील वोल्टेज में बिना आवृत्ति परिवर्तित किए करता है कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एसी वोल्टेज कंट्रोलर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्यम ऊर्जा यूपीएस की ऊर्जा सीमा है। सही उत्तर है 120 किलोवोल्ट एम्पियर इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों जब मुख्य धारा उपलब्ध नहीं होती है तो यूपीएस यानी बैटरी और इन्वर्टर द्वारा प्रत्यावर्तित धारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि दोस्तों जब मुख्य धारा उपलब्ध हो जाती है तो रेक्टिफायर डिस्ट धारा प्रदान करता है, जो कि दोस्तों बैटरी को चार्ज करने हेतु काम में आता है। अगला प्रश्न, एक स्टैटिक इन्वर्टर एक कम आवृत्ति ऑसिलेटर है जो डैश के साथ जुड़ा होता है। सही उत्तर है एम्पलीफायर इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों आप आज के ये प्रश्न थे जो कि दोस्तों समाप्त हुए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो सही अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।